आज की इस वीडियो में लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी शारीरिक दिव्यांगता या गामक अक्षमता, ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। शारीरिक दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर गामक अक्षमता। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम 2.1 यूनिट 2.1 पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की परिभाषा क्या है, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और उसका प्रिवेंशन यानी उपचार क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। तो सुनिश्चित गतिविधियों को यानी गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता, मतलब किसी व्यक्ति का असमर्थता मतलब समर्थ नहीं है, वो चीज़ गतिविधि को करने में समर्थ नहीं है। साथ ही वस्तुओं की गतिशीलता से संबंध है जिसका परिणाम पेशीय कंकाल यानी कि मस्कुलोस्केलेटल, ये पेशीय कंकाल है, और तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम, ये दोनों में पीड़ा है, वो व्यक्ति को लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है। यानी सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता, साथ ही वस्तुओं की गतिशीलता से संबंध है जिसका परिणाम पेशीय कंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है। यह दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार परिभाषा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि परिभाषा पूछता है कि RPW एक्ट के अनुसार लोकोमोटर डिसेबिलिटी का परिभाषित कीजिए। ठीक है, लोकोमोटर दिव्यांगता एक व्यक्ति की हड्डियों मांसपेशियों से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को सीमित करती है, और यह दिव्यांगता पोलियो, मेरुरज शोथ, मस्तिष्क पक्षाघात, अंग विच्छेदन और रीढ़ सिर मुलायम ऊतकों से संबंधित विभिन्न चोटों या फ्रैक्चर इत्यादि के कारण हो सकते हैं। मतलब कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो अलग अलग प्रकार के रूप से हो सकती है, जैसे कि अंग विच्छेदन यानी अंग का टूट जाना या मुड़ जाना, मस्तिष्क प्रॉब्लम यानी कि मस्तिष्क में भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी रिलेट ये कारण हो सकती है, रीढ़ का हड्डी से प्रॉब्लम हो सकता है, सिर में प्रॉब्लम हो सकता है, मुलायम ऊतकों से संबंधित अलग अलग चोट और फ्रैक्चर के कारण हो सकती है। 2011 के जनगणना के अनुसार चलन निःशक्तता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी 2.30% है। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो 20.30% है। शारीरिक दिव्यांगता यानी गामक अक्षमता जो है वह, उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने और ले जाने में कठिनाई का होना। मतलब कि जो शारीरिक दिव्यांगता है या जिसको हम गामक अक्षमता का तात्पर्य कह सकते हैं कि व्यक्ति का चलने फिरने, उठने बैठने से साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने और ले जाने में कठिनाई होना, ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षम व्यक्ति कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गामक अक्षम व्यक्ति किसको कहा जाता है तो कह सकते हैं कि जिसको चलने में प्रॉब्लम है, उठने में प्रॉब्लम है और किसी स्थान पर जाने या पहुंचने, पकड़ने, उठाने में इन सारी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को अक्षम व्यक्ति यानी गामक अक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। यह जन्मजात भी हो सकता है या फिर जन्म के बाद भी किसी अवस्था में हो सकती है। मतलब यह कोई फिक्स नहीं है, ये जन्म के बाद भी हो सकता है और जन्म से भी हो सकता है। जन्मजात गामक अक्षमता के अंतर्गत शिशु का पांव टेढ़ा होना, मुड़ा हुआ या फिर अविकसित अंग वाला हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में जन्मजात अगर ये गामक अक्षमता है यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसमें उसका पांव टेढ़ा होगा या फिर मुड़ा हुआ होगा या फिर उसका पांव विकसित नहीं हुआ होगा, मतलब अविकसित अंग वाला हो सकता है। शारीरिक दिव्यांगता के लक्षण इसके कारण की तीव्रता पर निर्भर करता है और गतिविधि अवरुद्ध करने वाली अन्य प्रकार की समस्या के लक्षण धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कुछ कारण से भी ठीक हो जाते हैं, मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। जैसे कि हाथ की हड्डी टूटना, ये क्या है, तो इसको पट्टी करने से, मतलब इसका प्लास्टर करने से ये क्या है, ठीक हो जाता है। लेकिन
चलने फिरने और गतिविधि करने की कमी एक गंभीर और जीवन को बदलने वाली समस्या हो सकती है। मतलब ये तो ठीक हो सकता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलने फिरने और गतिविधि करने में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो उसके जीवन की एक बहुत बड़ा समस्या बन जाती है। आइए जानते हैं कि शारीरिक दिव्यांगता के क्या कारण हो सकते हैं, उसका कारण क्या है, किन कारणों के कारण ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी या गामक अक्षमता होती है। तो पहला है कि रीढ़ की हड्डी में चोट। रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाता है तो उसके कारण से भी आपको चलने फिरने, कोई सामान को उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है। मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क में चोट यानी सर में चोट लगने के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मस्तिष्क तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारियां जैसे दिमागी बुखार। ये जो दिमागी बुखार है ये काफ़ी दिनों से हो जाता है और गंभीर रूप ले लेता है, तो भी आपको मांसपेशियां और जो मस्तिष्क के तंत्रिका है, जो नर्वस सिस्टम है, उन सब में प्रभावित होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। अनुवांशिक विकार जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने की समस्या, यानी कि अनुवांशिक विकार जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो इसके कारण भी समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण आपको गामक अक्षमता हो सकती है। जन्मजात समस्याएं जैसे कि स्पाइना बिफिडा, स्पाइना बिफिडा जो शिशु की रीढ़ की हड्डी को ठीक से विकास ना हो पाना, मतलब जो स्पाइना बिफिडा है जिसमें बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसका विकास नहीं कर पाता है, किसी कारणवश वह उसका विकास नहीं हो पाता है, वो टेढ़ा हो जाता है, वो ठीक से सीधा नहीं हो पाता है, तो इस कारण से स्पाइना बिफिडा के कारण से भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकता है। गठिया और अन्य मांसपेशियों व हड्डियों से संबंधित समस्याएं, यह समस्याएं शारीरिक दिव्यांगताओं का मुख्य कारण होती हैं। यानी कि गठिया रोग हो गया या फिर किसी कारणवश मांसपेशियां हड्डियों से संबंधित अलग प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण यह शारीरिक दिव्यांगताओं के सारे मामलों को तीसरी सबसे बड़ी वजह माना जाता है। और संभवतः गठिया इसका सबसे बड़ा कारण है। जो गठिया रोग है ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, मतलब शारीरिक अक्षमता होती है। अन्य मांसपेशियों व हड्डियों की समस्याएं, पीठ की समस्याएं, हड्डियों का ठीक ना होना, कूल्हे की समस्याएं भी शारीरिक दिव्यांगता है। मतलब कि अन्य मांसपेशियां जो है वो काम नहीं कर पाती है, अच्छे से बन नहीं पाती है, हड्डियां में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, पीठ की समस्याएं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पीठ में काफ़ी दिनों से दर्द देता है और वो कभी ठीक ही नहीं होता है, और हड्डियों का ठीक ना होना, तो इस कारण से शारीरिक दिव्यांगता आती है। कभी कभी शुगर के कारण होने वाली दिव्यांगता के मामले बढ़ रहे हैं। शुगर मोटापे सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। शुगर जो है वो भी एक दिव्यांगता, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मोटापे के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो चलने फिरने, घूमने, सामान उठाने से दिक्कत आती है। हृदय रोग, स्ट्रोक लोगों को कई सालों और कई दशकों तक हृदय रोग रह जाता है, जो उसकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है, और शारीरिक क्षमता जब प्रभावित होती है तो वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, चलने फिरने, सामान उठाने में उसको दिक्कत होती है। और एक्सीडेंट, जो लेटे व्यक्ति तो शारीरिक रूप से ठीक है पर किन्हीं कारणवश उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान शरीर को होता है, वो हाथ पांव टूट जाना, माथे में चोट लग जाना, ऐसे अनेक शारीरिक डिफेक्ट होती है जिसके कारण आपको शारीरिक दिव्यांगता एक सामान्य कारण है। मतलब शारीरिक दिव्यांगता होती है, अगर एक्सीडेंट करते हैं तो आपके कोई ना कोई पार्ट्स में नुकसान पहुंचती है जिसके कारण आपको चलने फिरने, सामान उठाने में दिक्कत आती है। तो ये हमारा क्या रहा, शारीरिक दिव्यांगता का कारण। अब इसके प्रकार जानते हैं कि शारीरिक दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं। पहला है सेरेब्रल पाल्सी, जिसको हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं। अगर सेरेब्रल पाल्सी ना लिखकर प्रमस्तिष्क की पक्षाघात लिखा और हो तो आपको समझ जाना है कि ये सेरेब्रल पाल्सी के बारे में ही बात किया जा रहा है। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि सेरेब्रल का जो अर्थ है वो मस्तिष्क के दोनों भाग, मतलब सेरेब्रल का जो
अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो मस्तिष्क का दोनों भाग, और पालसी का अर्थ होता है किसी असामान्यता या क्षति से है। मतलब कि जो पालसी का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, असामान्यता, मतलब वो सामान्य नहीं है, मतलब कोई ना कोई क्षति हुआ है। और जो सेरेबल का मतलब होता है वो मस्तिष्क के दोनों भाग का मतलब है। तो जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है, और यह जीवन के आरंभिक वर्षों में दृष्टिकोण, मतलब ये शुरू के काल में ही यह होता है। और जो शारीरिक गति को जो कंट्रोल करता है, मस्तिष्क जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो हमारा शरीर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ना इधर हाथ उठ पाएगा, ना पैर चल पाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है हमारा जो मस्तिष्क से ही चलता है। तो सेरेब्रल पॉल्सी का मतलब क्या हुआ, तो हमारे जो मस्तिष्क के भाग है या जो पार्ट है उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो शारीरिक दिव्यांगता आती है। दूसरा है पोलियो। पोलियो जो है वो वायरस संक्रमण से होने वाली असामान्यता है, और पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त करता है। ये जो पोलियो है ये क्या करता है, तो एंटीरियर हॉर्न सेल जो है उसको क्षतिग्रस्त करता है, और यह वायरस के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप दिव्यांगता हो जाती है। और इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, तो सर्दी जुकाम, दस्त से ग्रसित एवं बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, और वायरस से संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पोलियो जो है वो 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोलियो आप सभी को पता होगा कि ये बच्चों में होता है और 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। और वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रण करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। जो हमारा वायरस है, जो हमारा जो नाड़ी होती है, तो उन लोग को प्रभावित करता है, और जिसके कारण बच्चे में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और वहाँ पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से वायरस और स्वस्थ बच्चे के मुंह तक पहुंचकर प्रभावित करती है। मतलब वातावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा, वातावरण में वायरस नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण ये सब होती है। पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस है, जिसको पहला है लियॉन, दूसरा है लाइसिंग, और तीसरा है ब्रांसहाइड। तो ये 3 वायरस है जिसके कारण पोलियो होता है, लियॉन, हाइसिंग और ब्रांसहाइड। नेक्स्ट है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा के बारे में हमने बता ही दिया कि स्पाइना बिफिडा कैसे होता है, ठीक है। तो स्पाइना बिफिडा जो है इसको मेरुदंड द्विशाखी भी कहते हैं, मेरुदंड द्विशाखी कहते हैं। और यह जो है रीढ़ की हड्डी का रचनात्मक दोष पाया जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में जो वो दोष पाया जाता है वो अच्छा से बन नहीं पाता है, या फिर वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये स्पाइना। चौथा है लेप्रोसिक्यूट, जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो कुष्ठ रोग जो है वो कोल्ड पार्ट में होता है, मतलब कोल्ड पार्ट को वो डिफेक्ट करता है। ये एक माइकोबैक्टीरियम लाइप्रे एक जीवाणु है जो वह कोल्ड पार्ट को वो डिफेक्ट करता है, और जिसमें हमारा कान हो गया, नाक हो गया, हाथ के फिंगर हो गए, पैर के फिंगर्स हो गए, तो ये सब में क्या है, तो आँखों में हो गया, त्वचा में, शारीरिक, तो ये सब में वो डिफेक्ट करता है वो जीवाणु। नेक्स्ट है कोंजिनेटल एनामोलिजी, मतलब जन्मजात विकृति। किसी किसी में जन्मजात ये कारण होती है, किसी किसी बच्चे में आप देखे होंगे कि जन्मजात से ही दोनों पैर या फिर एक पैर मुड़ा हुआ होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, एक विकृति है जो जन्मजात होती है। और कभी कभी शिशु के गर्दन एक तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिससे विशेष रूप से होता है, मतलब उसका जो मांसपेशियां है वो मुड़ा हुआ होता है, गर्दन मुड़ा हुआ होता है। ये क्या है, तो जन्मजात विकृति है। और दूसरा है डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी, मतलब चोट के कारण, किसी चोट के कारण आपके शरीर का जो अंग है, पैर या हाथ, ये कुछ भी हो सकता है, वो डिफेक्ट हो जाता है। दूसरा है अनडेवलप्ड ऑर्गन, मतलब कि वो जो विकास हुआ ही नहीं है, जिस अंग का विकास हुआ ही नहीं है। और जो अनडेवलप अंग होते हैं, तो ये जो कुछ बच्चों में जन्मजात होते हैं जो अविकसित अंग पाए जाते हैं, जिसे हम फोकोमोलिया के नाम से जाना जाता है, मतलब अविकसित अंग को फोकोमोलिया के नाम से जाने जाते हैं। इसमें अंग अविकसित होते हैं, इनमें पैर अथवा हाथ का विकास रुक जाता है।
तो ऐसे बच्चों के ऊपरी अंगों के कार्य में संपादन के लिए किसी अतिरिक्त सहायक सामग्री का आवश्यकता होती है। मतलब कि मान लीजिए कि हाथ का जो फिंगर है वो अनडेवलप है, मतलब हाथ का फिंगर डेवलप हुआ ही नहीं है, तो वो किसी भी सामान को उठाने में उसको काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या है, तो सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। वो किसी बनाया हुआ हाथ उसको उसमें लगाया जाता है, जिससे के कारण वो किसी भी कार्य को कर सकता है। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें मांसपेशीय क्षरण। यह एक ऐसी गामक विकृति है जिसमें बच्चे का जन्म सामान्य होता है एवं 3 वर्ष के बाद उसकी मांसपेशियों में विकृति शुरू हो जाती है। मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बच्चे सामान्य होते हैं, ठीक है, सामान्य जन्म लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर 3 वर्ष के बाद उसके मांसपेशियों में डिफेक्ट होना चालू हो जाता है, विकृति होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चा को चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और कुछ वर्षों के बाद उसके लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह कोई भी कार्य जो है वो स्वयं से नहीं कर सकता है। मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अवस्था सही है, पर बाद के 3 वर्ष के बाद में उसका जो है वो गंभीर रूप ले लेती है, जिसके कारण बच्चे को चलने उलने में दिक्कत होने लगती है। और अगला है डॉर्फिज्म, जिसे हम बौनापन कहते हैं। डॉर्फिज्म जो है, बौनापन जो है, इसका लंबाई क्या है, तो 147 सेंटीमीटर से कम, 147 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। और कहें इंच फीट में कहें तो 4 फीट 10 इंच, 4 फीट 10 इंच या उससे मतलब कम होना चाहिए। तो यह क्या है, तो ये बौनापन के मतलब मापन है कि अगर इतना आपका साइज है तो इससे कम है तो आप बौनापन के कैटेगरी में आ सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये बौनापन कैसे होता है, तो ये अनुवांशिक होता है और किसी कारण चिकित्सा का सही से मतलब उसका इलाज नहीं होता है, जिसके कारण ये हो जाता है, खान पान सही नहीं हो। और जो बौनापन होता है तो उसमें क्या है कि शरीर के धड़ का औसत आकार बहुत छोटा होता है, मतलब हाथ की अंगुलियां बहुत छोटे होंगे, पैर भी छोटे होंगे, हो सकता है कि माथा बहुत बड़ा होगा। तो ये सारे कारण दिखाई देते हैं बौनापन में। तो ये हमारा टाइप था जो आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसका उपचार में आते हैं कि आखिर इसका उपचार क्या है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। तो पहला है भौतिकी चिकित्सा। इसमें सेरेब्रल पाल्सी और विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को उनकी गति, शक्ति और समन्वय की सीमा में सुधार करने की मदद हो सकती है। मतलब भौतिकी चिकित्सा में यह गतिशीलता में सुधार करने और संयुक्त संकुचन जैसे जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अगला है सहायक उपकरण। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जब आता है तो उसके लिए सहायक उपकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ब्रेसेज, वॉकर, व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण मस्तिष्क पक्षाघात और संबंधित गति संचालन विकलांगता वाले व्यक्तियों की गतिशीलता और स्वतंत्रता में सुधार करने में मदद कर सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति का पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, तो उसमें पैर लगा के, मतलब जो आर्टिफिशियल पैर होता है उसको लगा के वो व्यक्ति चल सकता है। जिसका पैर है लेकिन पूरा अनडेवलप है तो वो व्हीलचेयर के माध्यम से इधर उधर जा सकता है, वॉकर के माध्यम से वो चल सकता है। तो ऐसे सहायक उपकरण का मतलब कह सकते उपचार है। दूसरा है औषधियाँ। मांसपेशी शिथिलता या फिर एंटीस्पासिटी औषधियाँ मांसपेशियों की अड़चन, स्पासिटी को कम करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति के चलना फिरना आसान हो जाता है। मतलब मांसपेशियों में अकड़न हो जाता है, जकड़ गया है, तो औषधियाँ के माध्यम से उसका चलना फिरना ठीक हो सकता है, सही दवाई लेना। दूसरा है सर्जरी। कुछ मामले में जोड़ों की सिकुड़न को ठीक करने या गतिशीलता में सुधार करने के लिए सर्जरी की सिफारिश दी जाती है या सर्जरी किया जाता है, ठीक है। और तीसरा अलग ये है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में क्या है, सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति को या फिर उससे संबंधित गति विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक नया उपचार है और ये विकल्प भी है, जैसे कि मानव अस्थि मज्जा से प्राप्त जो मेसेनकाइमल जो स्टेम कोशिकाएं जो है, तो सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों की जो गति है वो चलने फिरने में सुधार हो जाती है। और जो स्पासिटी है जो एकदम जकड़ के रखता है
तो उसको कम करने का ये आसान जन परिणाम दिखाई देता है। जो स्टेम सेल थेरेपी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक नया विकल्प के रूप में आया है। तो इन सारे जो उपचार के माध्यम से आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी को उपचार कर सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कि लिखने के लिए, तो इन सारे टॉपिक्स को लिखकर आप अपना अच्छी नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।